गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो ये वीडियो अपना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं उनकी अपन डिटेल से यूनिट वाइज कौन कौन से टॉपिक्स आपके सामने इसमें आते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स में कौन से टॉपिक्स आपको उनके ऊपर फोकस करने चाहिए उनके बारे में अपन डीपली अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात अपन करते हैं सिलेबस। जो टोटल सिलेबस आपका बटा हुआ है 4 यूनिट में बटा हुआ है जो आपके बोर्ड पे सामने दिखाई दे रही है। तो एक में आपके पास सीरीज एक्सपेंशन चलते हैं, फिर पेडल इक्वेशन से एक कर्वेचर है, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं पहले अपन। यूनिट सेकंड में आपके पास एनवेलोप मैक्सिमा मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल्स। वन वेरिएबल्स आप 12th क्लास में पढ़ चुके हो। यहाँ पे टू एंड मोर वेरिएबल्स की अपन मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं। एक इसमें है एसिम्पटोट्स अनंत स्पर्शिया और एक है कर्व ट्रेसिंग। 4 टॉपिक इसमें है। 5 टॉपिक इसमें बीटा गामा इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब लेंथ ऑफ कर्व है, लेंथ ऑफ कर्व। और एक है सरफेस रिवोल्यूशन, यानी कोई भी समतल होता है उसको पृष्ठ होता है, पृष्ठ को क्या किया जाता है अपने पास रिवोल्व किया जाता है, घुमाया जाता है। तो उनसे जनरेट होने वाले जो पृष्ठ होता है उसका अपने पास एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड आउट किया जाता है। फिर बात करते हैं एलपीपी, जिसमें बेसिक ऑफ एलपीपी। बेसिक ऑफ एलपीपी के अंदर मतलब सम डेफिनेशंस आती है और कॉन्वेक्स सेट, सिंप्लेक्स मेथड एंड ड्यूलिटी। ये आपके सिलेबस के पॉइंट्स हैं। अब देखिए विद्वानों, यूनिवर्सिटी में क्या होने वाला है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी एग्जाम है, ध्यान से देखिए, टोटल उसमें 60 क्वेश्चंस आएंगे। आपको इन 60 क्वेश्चंस में जो अटेंड करने हैं वो कितने करने हैं? 50। तो 50 अटेंड करने, तो निश्चित रूप से 4 यूनिट में सिलेबस बना है, तो अपने पास 50 अटेंड करने हैं और टोटल क्वेश्चन पेपर में 60 आएंगे। तो 60 क्वेश्चंस को क्या करेगा ये 15 में डिवाइड करेगा। हो सकता है किसी में एक कम एक ज्यादा ऐसा जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी जो आपकी मैक्सिमम 99% है, एवरी यूनिट में से आपको 15 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे और उनमें से आपको क्या करने हैं 50 अटेंड करने हैं। अब देखिए, ये जो 50 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो आपके आरपीसी एग्जाम में या कॉलेज लेक्चर्स होती है, सेकंड ग्रेड होती है, फर्स्ट ग्रेड होती है, या कोई भी आरएस के एग्जाम में पहले सिलेबस में चलते थे, पॉलिटेक्निकल हो, कॉलेज के लेक्चर्स बनो या किसी की भी बनो, सभी में जो क्वेश्चंस की जो वो प्राथमिकताएं जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है उन सब के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि 15 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। तो 15 क्वेश्चंस में यहां पे देखिए आपके पास ये टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स में ये 2 टॉपिक्स जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांस है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहां से मिलेंगे। इसलिए विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि कर्वेचर और पार्शियल डिफरेंशिएशन के जो टॉपिक्स है वो आपको क्लियर करने चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही आपको लगभग 10 क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाएंगे और इन दोनों में से आपको हो सकता है 5 क्वेश्चंस ही आए, क्योंकि इनमें ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है। जो बनने वाले क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पे बता दी जाएगी। अब होता क्या है कि ये जो 60 क्वेश्चंस आपके आएंगे, इनमें क्या होगा कि डायरेक्ट फॉर्मूले डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ट जो क्वेश्चंस है या डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ सकता है। डायरेक्ट फॉर्मूले आपको लगभग 20 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पे मिल जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो इसलिए कोई भी टॉपिक्स आप कंटेस्ट करो, जितना आपके पास समय बहुत कम है, तो जो भी टॉपिक आप कंटेस्ट करो उसके सबसे पहले सारे फॉर्मूले आपके आने चाहिए। जैसे कर्वेचर की बात की जाती है, तो कर्वेचर में आपको पता है
कि जो कर्व के जो टाइप्स होते हैं लिखने के, वो एक्स वाई में लिखा जाता है, आर थीटा में लिखा जाता है, एस साई में लिखा जाता है, पी आर में लिखा जाता है। इस प्रकार से एक्स बराबर एफ टी एंड वाई बराबर जी टी, ये आपके 5 टाइप्स है। और एक बात अपने पास ये 5, तो देखिए ये 5 टाइप्स कर्व तो होते हैं, तो 5 के 5 फॉर्मूले बन जाते हैं क्या ज्ञात करने के, कर्वेचर ज्ञात करने के। तो डायरेक्ट रिजल्ट्स आपको याद करने सभी के फॉर्मूलोज के हिसाब से। तो जैसे एक्स वाई कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म की क्या पूछ सकता है, रेडियस एंड कर्वेचर। तो जो रेडियस एंड कर्वेचर आपको कार्टेशियन फॉर्म की पूछेगा, तो वो रो बराबर आपको पता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ होल स्क्वायर ऑफ पावर 3/2 d2y/dx²। ध्यान रखना विद्वानों, मैंने जो बहुत सारे वीडियोज में क्वेश्चंस आपको सोल्व कराए, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर घुमा के कोई बात पूछेगा तो यहां पे ध्यान रखना, रो को तो क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये होता है। और सिर्फ आपको कर्वेचर पूछे तो कर्वेचर क्या होती है कि 1/रो होती है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होता है, उसको तो सिर्फ कर्वेचर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अब जैसे एस आई की क्वेश्चन आ गई और उसका आपको क्या पूछ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जब एस आई की पूछता है, तो आपको पता है रो बराबर क्या होता है, डी एस अपॉन डी साई। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने चाहिए। इसकी बात करें तो अपने पास इसका पता ही है, एक्स डबल डेस एक्स डेस स्क्वायर प्लस वाई डेस स्क्वायर पावर 3/2, एक्स डेस वाई डबल डेस माइनस वाई डेस एक्स डबल डेस। इस प्रकार से ये फॉर्मूलेज जो आपके सामने होते हैं, उनको आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बातें इनकी आपको स्पेशली ध्यान में रखनी है कि जैसे अपने पास ये जो फॉर्मूलेज होते हैं, इनका स्पष्टीकरण आपको अच्छे तरीके से वीडियोज में दिए हुए हैं। तो कर्वेचर टॉपिक्स में सबसे पहले बात यह आती है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि 4 फॉर्मूले लिख देगा, एक गलत लिख देगा और 3 सही लिख देगा। तो उस हिसाब से फॉर्मूले बेस्ड जो क्वेश्चंस आपको मैंने कहा है कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट क्या आते हैं, फॉर्मूले बेस्ड। तो फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। तो इस कर्वेचर के टॉपिक में आपको इस बातों का ध्यान में रखना है कि क्या क्या कर्वेचर में होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछिए या कर्वेचर। तो जितने भी फॉर्मूलेज अपन पढ़ते हैं वो सभी फॉर्मूलेज आपके सामने होता है, वो सारे के सारे फॉर्मूले हैं वो आपको किस में दिए हुए रहते हैं, आपको ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के दिए हुए रहते हैं। आपको अगर कर्वेचर पूछता है तो उसका रिवर्स कर देना है। तो ये कर्वेचर टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं एक बात बीच में कहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आप लोगों को लगभग 90 क्वेश्चंस दूंगा, पीडीएफ मिलेगी आपको। जो आपके जो 90 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी, उन 90 क्वेश्चंस की पीडीएफ में आपको क्या कार्य रहेगा, ये यूनिट वाइज मिलेगी आपको। यानी लगभग किसी यूनिट के 25 मिल जाएंगे, किसी के 20, किसी के 25, किसी के 20 क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे, ये जो क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे, उस पीडीएफ की क्या खास बात रहेगी कि इस क्वेश्चनों को डालने का एक लॉजिक है कि जो आपके सिलेबस में या जो आपकी यूनिवर्सिटी में किताबें चलती हैं, उन किताबों के बेस्ट कौन कौन से क्वेश्चंस इस टॉपिक्स पे बन सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या क्या क्वेश्चनों के पूछे जाने की हो सकती है, क्या क्या टाइप्स की पूछे जाने की हो सकती है, वो सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। जैसे मैंने इसमें डाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि एस बराबर ए log sec साई प्लस टेन साई, आपको इसकी रो पूछ लिया। तो अब यहां पे देखिए ये हो सकता है कि एस बराबर ए log sec साई प्लस टेन साई है, तो ये एस साई का फंक्शन है।
तो मेरी गारंटी है कि इस बात की कि भाई एस आई का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपको निश्चित रूप से पूछी जाएगी, जिसको नेज समीकरण कहा जाता है, इंस्ट्रिंसिक इक्वेशंस कहा जाता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस डाला है तो इसके अंदर सीधा सा फॉर्मूला इस एस का साई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, और जो रिजल्ट आ जाता है उसको उत्तर तक कैलकुलेट कर लीजिए, जो ऑप्शंस आपको दिए हुए रहेंगे वहां तक कर सकते हो। अब ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो मैंने पीडीएफ में डाल दिया वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आई। तो अब मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में हजारों क्वेश्चंस बन जाते हैं एक एक टॉपिक पे, बनाते रहो और बन भी रहे। तो आप यहां पे फंक्शन चेंज कर दोगे, लेकिन कंसेप्ट और फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा ना। कंसेप्ट और फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने मान लो यहां से log उठा दिया, एल सेक साई प्लस टेन साई के आपको क्या पूछ ली, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ ली। तो यहाँ पे अपने पास जैसे मतलब चाहे जितने क्वेश्चंस बन जाए, लेकिन कंसेप्ट जो है वो चेंज नहीं होगा। तो आपको इन पीडीएफ के जो 90 क्वेश्चंस दे रहा हूं, उन क्वेश्चंस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि जैसे भले ही वो क्वेश्चन आए, लेकिन उसके बेस्ट संख्या चेंज होके भी क्वेश्चन आ जाता है, वो भी माना जाता है कि वो क्वेश्चन अपने ही चैप्टर में से आया है। क्योंकि भाई पेपर हम तो बना नहीं रहे, बहुत सारे प्रोफेसर है, किसके पास गया है, कौन बनाएगा क्या बनाएगा, लेकिन जो मैक्सिमम संभावनाएं रहेगी वो आपके सामने इस प्रकार से रहेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो 90 क्वेश्चंस है आपको यूनिट वाइज प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। उनके अंदर आपको क्या करना है कि जैसे मैंने एक एग्जांपल देके आपको ये बात समझाई कि किस प्रकार से ये क्वेश्चंस आपके टॉपिक वाइज इसमें से बनते हैं, या जो पिछले साल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, वो सभी टाइप्स के क्वेश्चंस की मैंने पीडीएफ बना के आपको सिलेबस वाइज यहाँ पे डाली। तो ये टॉपिक आपको बहुत ही पावरफुल रहेगा। कौन सा, कर्वेचर वाला। फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करना है उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन के ये कर्वेचर की बात हो गई है, इसके बाद में अपन बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की। तो देखिए, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये मिटा देते हैं कि आपको 60 क्वेश्चन में से 50 ही करनी है, बाकी 5 आपको 10 है जो आपको छोड़ सकते हो। आगे चलते हैं। तो देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन में मैंने आपको कहा कि एक बात कि पार्शियल डिफरेंशिएशन किए कैसे जाते हैं। भाई जैसे कोई भी फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, या जेड बराबर या एफ बराबर, इसका आपको एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियल, तो ये इसका नोटेशन डेल अपॉन डेल एक्स। तो क्या किया जाता है, एक्स के रेस्पेक्ट करते हैं तो अदर वेरिएबल्स को क्या माना जाता है, कांस्टेंट्स। तो सिर्फ x का 2x हो गया, इसका 0 हो गया, y को कांस्टेंट मान लिया तो x का 1 हो गया, इसका रिजल्ट आ गया 2x प्लस वाई। अगर इसी का मैं y के रेस्पेक्ट करता हूं तो क्या आएगा, ये 0 पहली बात। अब x कांस्टेंट हो गया, y का ही होगा, ये आपको यहां पे बता दिया जाता है। तो x कांस्टेंट रह गया और 1 हो गया, तो ये 2y प्लस x आ गया। इसी प्रकार से अगर आपको डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो पहला क्वेश्चन जो आपका पार्शियल में आपको एग्जाम में मिलेगा वो इस टाइप का ही मिलेगा कि किस प्रकार से कोई भी फंक्शन दिया होता है उसका डेल एफ अपॉन डेल एक्स ज्ञात करो। आगे चल के आपसे डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर पूछ सकते हैं, आगे चल के आपको डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर पूछ सकता है, और आगे चल के आपको इन दोनों का सम भी पूछ सकता है। ऐसे बातें आपके पास किसी भी प्रकार से पूछी जा सकती है। तो इसका मेन मीनिंग तो ये हो गया कि जो पूछेगा तो क्या पूछेगा, सिर्फ एक ही तो कंसेप्ट सीखना है, एक छोटी सी बात सीखनी है, आपके क्वेश्चन तैयार हो गए कि एफ का एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे अदर वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानेंगे, वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो अदर वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया। दूसरे जो क्वेश्चन इसके ऊपर जो फोकस करना आपको पॉइंट, वो है ओयलर थ्योरम। ओयलर थ्योरम्स, ओयलर थ्योरम्स में क्या कार्य करना है, ये समघात फलनों के लिए ओयलर प्रमेय, समघात फलनों के लिए। समघात फलन जो होते हैं आपके पास कोई भी फंक्शन है वो समघात फलन है u बराबर x की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स टाइप्स के।
तो इस फंक्शन y अपॉन एक्स के बाहर जो भी पावर x की पावर n होती है, तो इसे n घात का u को क्या कहते हैं, u को n घात का समघात फलन कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको। u बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, x प्लस वाई आ गया, ऐसा दे देगा। फिर आपसे पूछेगा डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मैंने जो वीडियोज है उसमें समझाए भी, और यहाँ पे भी जो आपको 90 क्वेश्चनों की जो पीडीएफ मिलेगी यूनिट वाइज, वो उसमें भी आपको मिलेंगे। तो इनके क्वेश्चंस इस प्रकार से निकालते हैं कि पहले ये साइन इधर चला जाता है तो क्या बन जाता है साइन यू, एक्स स्क्वायर आ गया तो एक्स बार एक्स की पावर मैक्सिमम पावर्स को ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, एक्स से x कट गया तो x आ गया, x साइन यू। तो ये पावर एक हो गई, ये फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स, इस पूरे को y अपॉन एक्स, तो ये एक साइन u जो है आपका एक घात का क्या हो गया समघात फलन हो जाता है। तो इस प्रकार से समघात फलन की पहचान भी पूछ सकता है आपको, हालांकि क्वेश्चन नहीं डाला है कि इतना आसान तो बात नहीं पूछेगा। तो ऑयलर थ्योरम्स का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर करना है कि किस प्रकार से इसके अंदर होता है। एक इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी है कि एन एफ यू अपॉन एफ डेस यू, कि जैसे ये साइन यू आ गया तो साइन यू अपॉन साइन यू का डिफरेंशिएशन कोस यू, एन कितने आया एक आया, तो साइन यू बटा कोस यू, तो ये टेन यू, इसका आंसर डायरेक्ट हो गया। ये डायरेक्ट रिजल्ट भी आपको याद करना है। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। तो दो प्रकार के टॉपिक्स इसमें क्लियर हो गए। अब इसके दो क्वेश्चंस आ जाए, इसके दो आ जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको जो तीसरा इसमें मिलने वाला है वो टोटल डिफरेंशिएशन में मिलने वाला है, 100% देगा। देखिए सिलेबस के पॉइंट्स हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि जो सिलेबस के पॉइंट्स है उनमें से हर टॉपिक का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। अब आप कितने टॉपिक्स को याद कर पाते हैं, कितने को नहीं कर पाते, एमसीक्यू है तो डायरेक्ट रिजल्ट तो कम से कम याद करके जाइए सभी क्वेश्चनों के, कि क्वेश्चन भले ही आपको सोल्व करने का पैटर्न आए या नहीं। कई बार होता क्या है एमसीक्यू में जी, कि जो टॉपिक्स आप सबसे ज्यादा समय खराब करते हो और उसमें से वो कोई क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकली सोल्व नहीं हो पाता, और जो टफ होता है उसमें आपके पास वो क्वेश्चन आप सोल्व कर पाते हो लेकिन उसके फॉर्मूले याद नहीं होते। तो फॉर्मूले तो कम से कम याद रहेंगे तो आपके पास डायरेक्ट टिक 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 करके आप आंसर निकाल दोगे। तो टोटल डिफरेंशिएशन का मतलब ऐसा होता है कि जैसे फंक्शंस आपको इस प्रकार से मिलेंगे एफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इनका डिफरेंशिएशन करना है। तो टोटल डिफरेंशिएशन करना है तो अपने पास इसको देखो T1 मानते हैं, इसको T2 मान लेते हैं, इसको T3 मान लेते हैं। जो चेन रूल्स इसमें लगते हैं, क्या लगते हैं चेन रूल्स। तो चेन रूल बेस्ड क्वेश्चंस आपको निश्चित रूप से इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे जो मैंने पीडीएफ में भी आपके सिलेबस में डाले। तो ये बात होगी आपके पार्शियल डिफरेंशिएशन की। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पार्शियल डिफरेंशिएशन किस प्रकार से किया जाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में इस डिजाइन को पूछेगा, कौन सी डिजाइन को, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, जो मैंने यहाँ पे लिखी है। इस डिजाइन के क्वेश्चंस बहुत सारे आपको पीडीएफ में मिलेंगे। तो ये ऑयलर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। दूसरा है टोटल डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने हैं, तो बहुत सिमिलर क्वेश्चंस है। तो ये बात होगी आपके पास इन टॉपिक्स की। अब बात करते हैं इसमें पैरेलल इक्वेशंस। पैरेलल इक्वेशंस जो होती है पदिक समीकरण। अब पदिक समीकरण क्या होती है, जो मैंने कह दिया पी और आर के रिलेशन वाली समीकरण होती है, वो क्या होती है पदिक समीकरण होती है। पदिक समीकरण होती क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देते हैं, बता देते हैं थोड़ा सा, कि जैसे कोई कर्व है उसके किसी पॉइंट पे आपने एक स्पर्शरेखा खींची और ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, इसको इससे मिला दिया तो ये तो होता आपका रेडियस वेक्टर आर। और इससे जो परपेंडिकुलर आप एक ड्रा करते हो यहाँ पे,
परपेंडिकुलर ड्रा किया 90 डिग्री और ये लेंथ क्या है p। तो इस p एंड r, तो p तो क्या डिस्टेंस और परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व है, तो यहाँ पे आ गई। और r क्या होता है, इस p पॉइंट को, ये कोई पॉइंट है को मिलाने वाली जो डिस्टेंस होती है उसको r कहते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन p एंड r इज कॉल्ड पदिक समीकरण। तो पदिक समीकरण के बारे में आपके पास बहुत सारे नॉर्मल्स इजी इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे इलिप्स का पदिक समीकरण पूछ लिया 1/p² बराबर 1/a² प्लस -1/b² प्लस जो आपके पास रिजल्ट होता है उसके अंदर कि जो पदिक समीकरणों की बात की जाती है उसके अकॉर्डिंग अपने पास ये जो फॉर्मूले होते हैं प्लस ये जैसे इलिप्स का होता है 1/p² बराबर 1/a² -1/b² प्लस r² प्लस इंटू b²। इस प्रकार से ये रिजल्ट्स आपको पूछे जाएंगे। आपको पैराबोला का पदिक समीकरण पूछ लेता है, पैराबोला का पदिक समीकरण पूछ लेता है p² बराबर क्या होता है ar। इस प्रकार से पदिक समीकरण पूछेगा, यानी पैडल इक्वेशंस पूछेगा, किसी भी कर्व की पैडल इक्वेशंस पूछेंगे, कुछ रिलेशंस भी पूछेगा, जैसे tan phi का फॉर्मूला tan phi इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले आपको याद रखने आर डी आर अपॉन डी पी या आपको आर डी आर अपॉन डी थीटा। तो ये सब फॉर्मूले जो है आपको p बराबर r sin phi, ये सब फॉर्मूले आपको डिटेल से पढ़ने हैं। ऐसे अपने पास बहुत सारे फॉर्मूले की बात भी होती है, जैसे आर थीटा के वाले फॉर्मूले होते हैं 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r4dr/d थीटा का होल स्क्वायर। इस प्रकार से सभी आपको पीडीएफ में मिलेंगे। तो जो फॉर्मूले बेस्ट क्वेश्चंस भी बनाए कि विच ऑफ द इज अनकरेक्ट या इनकरेक्ट है, जो भी है करेक्ट है कौन सा गलत है इनमें से, तो उस हिसाब से फॉर्मूले बेस्ट भी क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में दिए गए हैं। और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको पीडीएफ में डाले गए हैं, किसके पैडल इक्वेशंस, वैसे तो बहुत सिंपल है। सीरीज एक्सपेंशंस की बात करते हैं तो पदिक समीकरणों में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें से 2-3 क्वेश्चंस आपके निश्चित रूप से आने के चांस रहेंगे। अब सीरीज एक्सपेंशन है टॉपिक है सिलेबस का, इसमें से भी एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो कुछ भी नहीं है, टेलर सीरीज पढ़नी है जो आपने 12वीं क्लास में पढ़ चुकी हो, रोल थ्योरम्स पढ़नी है जो आपने 12वीं क्लास में पढ़ ली, लैग्रांज थ्योरम्स है उसको जो आपको पढ़ना है जो आपने 12वीं क्लास में पढ़ी। लैग्रांज का जो सेकंड रूप है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है, तो उस वो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रखता है। तो लैग्रांज का जो सेकंड रूप 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 1, इस कंडीशंस के बेस चलता है। इसी के ऊपर 2 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी है आपके पास जो मैंने पीडीएफ में डाल रखे, जैसे x इज ग्रेटर देन tan इनवर्स x इज लेस देन 1/x प्लस x²। इस टाइप के क्वेश्चंस जो इसके बेस्ट लैग्रांज थ्योरम के बेस्ट चलते वो थोड़े से डिफिकल्ट है जो आपके 12th लेवल में नहीं थे, तो ये थोड़ा एडवांस नॉलेज स्टडी इसकी सेकंड फॉर्म जो लैग्रांज की होती है उसके हिसाब से इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस बनते हैं। एक इसमें आती है मैक्लॉरिन सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज। तो इसका क्या पूछा जाता है, रिमाइंडर्स पूछता है, क्या पूछता है, रिमाइंडर सेसपल, सेसपल को आरएन से लिखते हैं। तो एक तो कॉशी रिमाइंडर पूछेगा, कॉशी रिमाइंडर, और एक आपके पास जो लैग्रांज रिमाइंडर पूछेगा। तो 2 फॉर्मूलेज आपको इसमें डायरेक्ट याद करने, जैसे एक आपके पास लैग्रांज रिमाइंडर x n फैक्टोरियल n f n थीटा x इस प्रकार से होता है, और कॉशी रिमाइंडर फॉर्मूला आपको x की पावर n 1 माइनस थीटा की पावर n n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का फैक्टोरियल, इस प्रकार से ये 2 फॉर्मूले होते हैं f n थीटा x। तो ये जो फॉर्मूलेज है उनको आपको डायरेक्ट याद करना है, साथ में इनके किसी भी फंक्शंस की सीरीज के बारे में बात कर सकता है। तो देखिए यूनिट फर्स्ट की बातें अपन ने पूरी कर ली, तो क्या क्या क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है, आप उनको सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज मैटर्स को उठाइए, क्वेश्चनों में उठाइए, और बाकी आपके इजी वे के लिए कि कहां कहां से अपन ने जो पहले वीडियोज आपको क्वेश्चनों के डाले हैं उनमें कहां से क्वेश्चंस उठाओगे, तो आपको इस पीडीएफ को हमने आप विद्यार्थियों को समस्या को ध्यान में रखते हुए आपको अलग अलग यूनिट वाइज पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो भी पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। अब बात करते हैं एनुअल लोब का क्वेश्चन 100% आएगा। एनुअल लोब क्या होता है, कुछ भी नहीं होता,
कोई भी समीकरण एक्स वाई अल्फा इज इक्वल टू 0 होता है। ये कोई कर्व की इक्वेशन है। यहाँ पे अल्फा क्या होता है? प्राचल। क्या होता है? पैरामीटर होता है। बता देते हैं इजी क्वेश्चंस। तो इस अल्फा एफ का अल्फा के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों से अल्फा को क्या कर देना है? विलुप्त। जो समीकरण आपके पास आता है वही क्या होगा आपके पास? एनवेलोप ऑफ द गिवन कर्व। तो एनवेलोप किसी का भी, जैसे मान लीजिए एक्स साइन थीटा, आपके पास कोई भी समीकरण है, आपके पास एक्स साइन थीटा प्लस वाई ए साइन थीटा या एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा बराबर 1, इसका एनवेलोप ज्ञात करना है। क्वेश्चन आ गया जैसे फाइंड द एनवेलोप। तो इसका पहले थीटा के रेस्पेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करना है। कौन सा? पार्शियल, क्योंकि अब थीटा इसमें पैरामीटर है। तो ये एक्स कोस थीटा हो गया माइनस वाई साइन थीटा हो गया बराबर क्या गया? 0। इन दोनों को विलुप्त करने के लिए और तो कोई तरीका है नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड का स्क्वायर कर दोगे। तो आप जैसे इनका स्क्वायर करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। तो ये इसका एनवेलोप क्या आ गया? सर्किल आ गया। ये इसका एनवेलोप। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो काफी बनते हैं। एनवेलोप में इतना ही है। मैक्सिमा मिनिमा काफी इंपॉर्टेंट। लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पास 100% आएंगे। 3 से 4 ही मानो आप आएंगे। मैक्सिमा मिनिमम ऑफ 2 वेरिएबल्स की बात अपन सिलेबस में करते हैं। तो देखिए क्या होता है। मैक्सिमा मिनिमा ऑफ सिलेबस की बात अपन यहाँ पे करते हैं। तो देखिए क्या होता है। मैक्सिमा मिनिमा ऑफ 2 वेरिएबल्स की अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैक्सिमम मिनिमा ऑफ 2 वेरिएबल्स की बात अपन करते हैं कि फंक्शंस मिलेंगे 2 वेरिएबल्स के। यहां से थ्योरी का क्वेश्चंस भी बनता है। वो कैसे बनता है? देखिए सबसे पहली स्टेप में करते हैं एक्सट्रीम पॉइंट ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? एक्सट्रीम पॉइंट। कैसे ज्ञात होता है कि इस एफ का एक्स के रेस्पेक्ट एफ का वाई के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करके एक्स की वैल्यू ज्ञात की जाती है और वाई की वैल्यू ज्ञात की जाती है। तो जो पॉइंट्स आपको मिलता है उसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सट्रीम पॉइंट्स बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपको कोई भी फंक्शंस दे देगा और उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पूछ सकता है। पहला एमसीक्यू यहीं से बन जाता है कि क्या पूछ सकता है? फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट। जैसे ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई। अब एक क्वेश्चन ये बन गया। इसी क्वेश्चन को मैं a अपॉन एक्स b अपॉन वाई बना दिया। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ एक्स a क्यूब अपॉन एक्स b क्यूब अपॉन वाई। ये लो 3 क्वेश्चंस इस प्रकार के बन गए आपके। ये तीनों क्वेश्चंस आपको वैसे वीडियो में सॉल्व करवा रखे। तो इनके एक्सट्रीम पॉइंट्स पूछ सकता है। फिर दूसरी बात मैक्सिमा मिनिमा पूछेगा। तो इसमें कंडीशंस लगती है आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। पहला तो ये लगेगा एंड आर लेस देन 0। देन ये जो पॉइंट है क्या हो गया? इज मैक्सिमम। और आर इज ग्रेटर देन 0 हो गया। देन पॉइंट आपका क्या हो गया? इज मिनिमम। तो इसके साथ ये तो होना ही चाहिए। फिर इन दोनों को चेक करते हैं और आर टी माइनस ये थ्योरी पूछी जा सकती है। लेस देन इज इक्वल टू 0। देन अपन कह सकते हैं जो पॉइंट है इज नॉट एक्सट्रीम। जो पॉइंट है वो आपका कौन सा नहीं है? एक्सट्रीम नहीं है। और आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर 0 आ गया। तो अपन लिखते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। तो इस मैक्सिमम मिनिमम 2 वेरिएबल्स की थ्योरी के ऊपर आपको एक एक्सट्रीम पॉइंट पूछ सकता है। एक मैक्सिमम की कंडीशंस ऑप्शंस में ये देखें। तो मैक्सिमम छोटा है तो बड़ा, बड़ा है तो छोटा मान पड़ता है। वही 1 वेरिएबल वाली बात कहते हैं। दूसरी बात अपन यहां पे ये जो क्वेश्चंस है, अब आर क्या होता है? आर एस टी ये आपके सामने होते हैं। ये आर एस टी आपके इस प्रकार से होते हैं। जिस पॉइंट पे पूछे जाते हैं वो ये होते हैं। तो ये मैक्सिमम मिनिमा आपके 2 वेरिएबल। अब मैक्सिमम मिनिमा में एक आता है आपके पास लैग्रांज मल्टीप्लायर।
जैसे ऐसे दे देता है u बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये स्क्वायर दे दिया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वह आपको कंडीशंस दे देता है कि जैसे मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर बी, ऐसे कंडीशंस दे देता है। तो 3 वेरिएबल्स आ गए इसमें। तो एक तरीका तो ये होता है कि इससे जेड की वैल्यू निकाल के इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू थोड़ी निकालते हैं, एक लैग्रांज मल्टीप्लायर्स लेके इसके निकाले जाते हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा में आपके पास एक टाइप्स के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, दूसरे लैग्रांज मल्टीप्लायर्स के क्वेश्चंस यहां बनते हैं। ये भी आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे, जो आपको यूनिट वाइज 90 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो ये बातें होगी इसकी। अब बात करते हैं कर्व ट्रेसिंग। तो कर्व ट्रेसिंग के बारे में अपन बात करते हैं। देखो, कर्व ट्रेसिंग जो टॉपिक्स है उसकी बात करते हैं। कर्व ट्रेसिंग में कर्व को ट्रेस करना सिखाया जाता है। तो कर्व को ट्रेस करने सिखाया जाता है, तो उसके लिए क्या खास बातें होती है वो आपको सामने बता देते हैं। कि जैसे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का कर्व जानते हो, तो सर्किल बनेगा, याद करते ही हो। एक्स की पावर 2/3 वाई की पावर 2/3 बराबर ए की पावर 2/3, ये एस्ट्रॉइड होता है, इसका कर्व इस प्रकार से बनता है, ये एस्ट्रॉइड। आपको जैसे r बराबर a 1 प्लस कोस थीटा दे दिया, इसको कार्डियोइड कहा जाता है। तो इसका जो कर्व कर्व बनता है वो इस प्रकार से बनता है। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे बनते कैसे हैं? कि आपसे क्या पूछेगा कि जैसे ये पूछ सकता है कि ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन आपकी किसकी है। तो ये इस इक्वेशन किसकी है, कार्डियोइड की है। ये इक्वेशन किसकी है, एस्ट्रॉइड की है, एस्ट्रॉइड। इस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकता है। अब कर्व को ट्रेस करा के आपको ऐसे ऑप्शंस दे रखा है कि इस वक्र का डायग्राम कैसा बनेगा। जैसे 4 ऑप्शंस आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पे आ जाते हैं कि कौन सा है, उसको टिक करने पड़ते हैं। तो इसके 4-5 पॉइंट्स होते हैं कर्व ट्रेस करने के। कि सिमेट्री, पहला पॉइंट्स आपको बताया गया है, सिमेट्री है या नहीं, ये कर्व है। मूल बिंदु से गुजरता है क्या, एसिम्पटोट्स इसकी है क्या, एक्स पर प्रतिच्छेदन देखते हैं, क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार से 5 पॉइंटों से आपके पास इसका कार्य हो जाता है। तो ये आपके पास एक होता है। एक इसमें क्या होता है, कंडीशंस, डबल पॉइंट, यहां से भी क्वेश्चन आएगा। डबल पॉइंट का मतलब ये हो गया कि कर्व, जैसे इस प्रकार के कर्व होते हैं जो इस पॉइंट पे डबल स्पीसीज पर डबल कर्व्स बन जाते हैं इसी से। तो ये डबल पॉइंट्स, एक ही कर्व एक ही पॉइंट से दो आपके पास इसकी ब्रांच निकल रही है, उसको क्या बोलते हैं, डबल पॉइंट्स बोलते हैं। तो इन डबल पॉइंट्स की स्पीसीज में जैसे नोड पूछ सकता है, कष्प पूछ सकता है, आपके पास इनकी स्पीसीज पूछ सकता है। तो ये सभी आपको वीडियोस में मिलेंगे। कष्प में कॉन्जुगेट पॉइंट्स पूछ सकता है, कॉन्जुगेट पॉइंट्स। तो इनकी कंडीशंस आपको पता है, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन आ जाता है, और डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये ऐसे कहीं में लेस देन आ जाता है, किसी में इक्वल आ जाता है। तो 3 कंडीशंस ये आपके पास इन पॉइंट्स के ऊपर, डबल पॉइंट्स के ऊपर। तो विद्यार्थियों, मैंने आपके इस वीडियो में 2 यूनिट्स के बारे में, सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कितने कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक्स है वो आपके पास ये है। ये काफी इंपॉर्टेंट, कर्वेचर, पार्शियल डिफरेंशियल, पैरेलल इक्वेशंस। इसमें मैक्सिमा मिनिमा पढ़िए, एसिम्पटोट्स पढ़िए, दोनों को फोकस सबसे ज्यादा कीजिए। एनवेलोप का तो सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, तो उसको आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हो कि एक का जो पैरामीटर हो उसके अंदर, तो ये भी पढ़ सकते हो। कर्व ट्रेसिंग्स आपके पास जितना पढ़ते हो उतना ही कम है। तो ये 2 यूनिटों के अंदर आपके पास, मेरा कहने का मतलब, 5 टॉपिक्स आप तैयार कीजिए। पैरेलल इक्वेशन, कर्वेचर, पार्शियल, मैक्सिमम मिनिमा, एसिम्पटोट्स, जहां से आपको पास मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आएंगे, 30 क्वेश्चंस आपको इन टॉपिक्स में से यहां से मिल जाएंगे। तो अपने पास सीधी सी बात है, जैसे 30 क्वेश्चंस आने, उसमें से 20 क्वेश्चंस आपको इनमें से आ जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चंस है सीरीज, एक्सपेंशन, पैरेलल इक्वेशंस, कर्व ट्रेसिंग्स में से 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो ये अपने इसका डीपली अध्ययन किया, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड टॉपिक्स को अपने क्लियर कर लिया था। तो पहले एक एसिम्पटोट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी छूट गई थी बीच में,
तो एसिम्प्टोट्स के बारे के क्वेश्चंस और थोड़ा सा बता देते हैं। तो देखिए एसिम्प्टोट्स में क्या होता है, एसिम्प्टोट्स क्या होती है, कोई भी वक्र होता है, सपोज इट ये वक्र है, ये किसी लाइन को इनफाइनाइट पे स्पर्श करता हो, टच करता हो, इनफाइनाइटली टच करता हो, अनंत पे जाके टच करता हो, ये दिखता है कि भाई ये टच करेगा लेकिन टच नहीं कर रहा, तो अपन इस रेखा को क्या कहा जाता है, अनंत स्पर्शी। ये तो इसकी फंडा। अब अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की क्रिया विधि की बात आपको बताई गई है। तो एक तो आपसे ये पूछ सकता है कि इजी से इजी, अब अनंत स्पर्शियां दो प्रकार की होती है, एक तो समांतर होती है और एक होती है तिर्यक। तो तिर्यक अनंत स्पर्शी जो ओब्लिक, और एक आपके पास होती है पैरेलल। तो देखिए यहां से क्वेश्चन पक्का आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में मिलेगा कि पैरेलल एसिम्प्टोट्स ज्ञात करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि y की उच्चतम घात, y की उच्चतम घात हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट्स पढ़ते हैं, यानी हिंदी में बात, पहले हिंदी में बोल देता हूं परफेक्ट, कि यदि y की उच्चतम घात का गुणांक को बराबर जीरो करने पर जो रिजल्ट आता है, जैसे इसकी पावर 3 है, इसके गुणा में x माइनस ए है, तो इसको बराबर जीरो के लिख देते हैं, तो वो इसकी क्या कहलाती है, अनंत स्पर्शी। तो x बराबर ए इसकी अनंत स्पर्शी। तो y की उच्चतम घात के गुणांक को बराबर जीरो करते हैं, तो जो गुणांक को बराबर जीरो करते हैं, y की उच्चतम घात के गुणांक को क्या करते हैं, बराबर जीरो करते हैं, जो रिजल्ट आता है वो क्या कहलाती है, y एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी कहलाती है। इसी प्रकार से वाइस वर्सा रिपीट कर दो बात को, कि x की उच्चतम घात के कोफिशिएंट को बराबर जीरो लिख देते हैं, कोई भी गिया हुआ वक्र होता है, तो उसके बराबर जीरो रखने पे जो रिजल्ट आता है वो उसकी आपकी एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी कहलाती है। तो ये दोनों बातें आपको एग्जाम में निश्चित रूप से। अब ओब्लिक ज्ञात करने के तरीके होते हैं, वक्र को क्या होती है, 3 घात 2 घात 1 घात, 3 घात 2 घात 1 घात बराबर जीरो, इस प्रकार से अरेंज करते हैं, या 4 घात 3 घात 2 घात 1 घात। तो 3 घात वालों को 5 ज्ञात करते थे, याद कीजिए। तो 5 में क्या करते थे, x को बराबर 1 रख देते हैं, y को बराबर m रख देते हैं, फिर इसको बराबर जीरो कर लेते हैं, तो इससे m ज्ञात कर लेते हैं, और फिर इससे एक c का मान का फॉर्मूला होता है फाइ एन डेस m, और फाइ आपके पास n-1 है। इस प्रकार से ये फॉर्मूले सी ज्ञात कर लेते हैं। इफ रूट्स आर डिफरेंट, तब तो ये दो रूट्स रिपीट होते हैं, तो 1/2 सी स्क्वायर फाइव एन डबल डेस एन, इस प्रकार से ये रिजल्ट 1/2 हो जाता है, 1/2 C1 फाइव एन डेस एम हो जाता है, n-1 हो जाता है, प्लस 1/0 C0 फाइव n-2, और इसका डिफरेंशिएशन होता नहीं है। तो एक एक करते हुए बराबर जीरो करके इससे सी में दो रिजल्ट आ जाते हैं, और उस रिजल्टों को y बराबर mx प्लस सी में रख देते हैं, वो अनंत स्पर्श ज्ञात करते हैं। पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया। तो दूसरा क्वेश्चन आपको जो मिलता है, सबसे पहले समांतर से, तीसरी तिर्यक अनंत स्पर्शी ज्ञात करने का ये कंसेप्ट आपके पास, ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा सकता है, दो जो रूट समान है तो ये वाला भी फॉर्मूला आपका पूछा जा सकता है। तीसरी बात करते हैं, कई बार क्या होता है कि कोई भी वक्र है, वक्र यानी कर्व है, और एक इसकी क्या निकालते हैं, एसिम्प्टोट्स। तो ये दोनों आपस में क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है, कुछ करती है कुछ नहीं करती। तो ये कितने पॉइंट पे प्रतिच्छेद करती है, ये रिजल्ट याद रखिए, n×n-2। कोई भी कर्व है उसकी अनंत स्पर्शियां अपने ही कर्व को कितने पॉइंट पे प्रतिच्छेदित करती है, इंटरसेक्ट करती है, n×n-2। अब कई बार क्या होता है कि एक तो ये रिजल्ट पूछ सकता है, एक इसके एसिम्प्टोट्स को आपके पास जब प्रतिच्छेदित करती है तो वो प्रतिच्छेदित बिंदु कहां होंगे, कहां पर है, वो बात पूछ सकती है। तो ये कर्व है, ये एसिम्प्टोट्स है, तो इनके लेमडा लगा के बराबर जीरो करके इस समीकरण को सोल्व किया जाता है, कर्व प्लस लेमडा इंटू ए। लेमडा चूज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की मैक्सिमम टर्म्स किस प्रकार से कैंसिल आउट हो जाती है। तो ये कंसेप्ट होता है एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करने का। तीसरी बात है कि एसिम्प्टोट्स के कुछ स्पेशल फंक्शंस भी होते हैं, जैसे एफ है, याद रखिए डेफिनेटली एग्जाम में आएगा विद्वानों, एन घात और एन से 2 घात कम,
जैसे इसमें 4 घात है तो ये यहाँ पे जो फंक्शन मिलेगा वो 2 घात वाला ही मिलेगा। तो अपन क्या करते हैं, इस fn को बराबर 0 कर देते हैं, इसके जो फैक्टर्स बनते हैं, जितने फैक्टर्स बन जाते हैं, जैसे x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो ये सभी इसकी अनंत स्पर्शियां हो जाती है। इस प्रकार से ये प्रोसेस आपको समझाई जाती है। तो ये अनंत स्पर्शियां ज्ञात करने की बातें हैं। अनंत स्पर्शियां और भी होती है, जैसे आपके पास धुरीय वक्रों की। तो धुरीय वक्रों की अनंत स्पर्शियां ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है r sin थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डेस अल्फा। तो ये आपके फॉर्मूले बेस्ट क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो ये अनंत स्पर्शियों की बात अपन ने यहाँ पे कर ली, लास्ट वीडियो में छूट गया था। तो आगे चलते हैं। तो 2 यूनिट का मामला फिनिश हो गया। अब अपन तीसरी यूनिट के टॉपिक्स पे चलते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस वाइज पढ़िए, यूनिट वाइज पढ़ने का मतलब वही 15-15 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट में से क्वेश्चन उठ के आएंगे। कहीं ऐसा नहीं कि आप एक एक मैटर को पढ़ के आप 50 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो देखिए, यूनिट थर्ड इंटीग्रेशन वाली यूनिट है। पूरी की पूरी क्या है, इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन की बुक आती है आपकी, उसमें बीटा और गामा, बीटा एम और गामा एन दोनों की डेफिनेशंस, जैसे बीटा एम एन 0 से 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 इनटू डीएक्स। एक इसका फॉर्मूला 0 से इंफिनिटी एक्स टू पावर एम माइनस 1 1 प्लस एक्स टू पावर एम प्लस एन डीएक्स। ऐसे गामा का फॉर्मूला 0 से इंफिनिटी ई टू पावर माइनस ए एक्स, या ए को उठा देता हूं, एक्स टू पावर एन माइनस एन डीएक्स। ये फॉर्मूले, तो ये फॉर्मूले बेस्ट। इसकी प्रॉपर्टी, जैसे गामा 1 कितना होता है, गामा एन कितना होता है, गामा एन प्लस 1 कितना होता है, गामा हाफ कितना होता है, गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन की वैल्यू क्या होती है, ये सभी इसकी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। ऐसे बीटा की प्रॉपर्टीज को भी आपको याद रखना है। ये दोनों रिजल्ट होते हैं बीटा के। बीटा की प्रॉपर्टीज जैसे बीटा एम एन बराबर बीटा एन एन, बीटा का जो फॉर्मूला होता है एम एन बराबर गामा एन, ये सभी आपको क्या करने हैं, याद रखने, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज। और बाकी आपको इनके रिलेटेड क्वेश्चंस जो सॉल्व करना सिखाए गए। एक ये फॉर्मूला डुप्लीकेशन फॉर्मूला इसमें आएगा, एक काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गामा 2z 2 की पावर 2z माइनस 1 रूट पाई गामा गामा जेड प्लस हाफ। कई बार इसकी वैल्यू पूछ लेता है, तो ये इधर मल्टीपल में ही रखो उसमें, कई बार इसकी वैल्यू पूछ लेता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जैसे चाहे वैसे बन सकते हैं। तो ये आप बीटा एंड गामा इंटीग्रल्स की डेफिनेशंस विद इसकी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, प्रॉपर्टीज को सोल्व करना भी आनी चाहिए। जैसे ये फॉर्मूला होता है पाई अपॉन साइन एन, 100% आएगा एग्जाम में, 100% आएगा आपके पास, कोई रोकने वाला नहीं है, 100% आएगा इस प्रकार के, ये 100% आने के चांस रहेंगे। तो ये बेस्ट फॉर्मूलों के बेस्ट जो क्वेश्चंस है वो काफी सोल्व करना आपको सिखाया है। जैसे गामा माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू पूछ सकता है, गामा आपसे 1/3 गामा 2/3 की वैल्यू पूछ सकता है। इस प्रकार के जो रिजल्ट्स है, न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो भी आपसे काफी पूछे जा सकते हैं। और इंटीग्रल बेस्ड क्वेश्चंस आपको टॉपिक में डीपली समझाएंगे। अब बात करते हैं डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल में 3 बातें करते हैं। तो देखिए, ये आपको डिस्कस कर दिया है बीटा गामा इंटीग्रल के बारे में, तो ये सभी बातें आपको पढ़नी चाहिए। तो देखिए, डबल इंटीग्रल की बात अपन करते हैं, तो डबल इंटीग्रल में 3 बातें पढ़ते हैं। एक तो डबल इंटीग्रेशन सोल्व करना फंक्शंस का। तो डबल इंटीग्रल का सोल्व करने का मतलब, पहले इस फंक्शंस का अपन इंटीग्रेशन y के इधर से इसे करते हैं, y के रेस्पेक्ट, और y की लिमिट लगती है, और फिर ब्रैकेट बंद कर देते हैं x बार, और ये सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन जब y के रेस्पेक्ट करते हैं तो इसमें x को क्या माना जाता है, कांस्टेंट, ये ध्यान रखना कंसेप्ट। दूसरा क्या होता है इसमें, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, चेंज इन पोलर फॉर्म। तो विद्वानों कई बार क्या होता है कि जब आप इसका y के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करते हो तो ये रिजल्ट क्या बन जाता है, वी कैन नॉट सोल्व बाय यूजुअल मेथड्स, बाय यूजुअल मेथड्स।
तो अपने को क्या कार्य करना पड़ता है कि जब अपने इसको सोल्व नहीं कर सकते, आपके पास दो रास्ते खुलते हैं। जब नहीं सोल्व कर सकते तो एक तो चेंज इन पोलर फॉर्म लगा देते हैं, एक चेंज ऑफ ऑर्डर, चेंज ऑफ ऑर्डर। तो पोलर फॉर्म में तो चेंज करने का सीधा सा तरीका होता है, x बराबर आर कोस थीटा लिखो, y बराबर आर साइन थीटा लिखो, और dx dy को क्या लिख देते हैं, आर डी थीटा dr। और चेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि पहले आप इसका y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे थे, अब उल्टा हो जाएगा, पहले किसके रेस्पेक्ट हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट, और फिर y के रेस्पेक्ट, उसको कहते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें क्वेश्चंस मैंने आपको सीट में डाला है, ये वाला e की पावर माइनस वाई वाई वाला, ठीक है। तो इसको आप निश्चित रूप से तैयार कीजिए, ये चेंज ऑफ ऑर्डर बेस पे सबसे इजी क्वेश्चंस है और सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की श्रेणी में भी आता है, इसलिए ये 100% आने के इसका चांस रहेगा। तो ये आपके पास क्या है, डबल इंटीग्रल्स में तीन बातें होगी, एक तो डबल इंटीग्रेशन को साधारण तरीके से सोल्व करना, एक पोलर में चेंज करना, और एक चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन। ट्रिपल इंटीग्रल्स विद्वानों, ट्रिपल इंटीग्रल क्या होता है, ट्रिपल तीन बार इंटीग्रेशन, अब फंक्शंस एक्स वाई जेड के आ जाते हैं, dx dy dz, ये लिमिट x की, ये y की, और ये किसकी आ जाती है, z की, x y z की लिमिट्स आपके सामने आ जाती है। तो आप पहले इसका z के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करोगे, वही फंडा, किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, z की ही लिमिट लग जाएगी, और बाहर क्या रह जाएगा, dx dy, और बाहर क्या रह जाएगी, y की लिमिट और x की लिमिट। तो इसमें वही x एंड y को क्या लिखते हैं अपन, कांस्टेंट मान लेते हैं। ये आपका कंसेप्ट चलता है, किस प्रकार से चलता है ये आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो जो प्रोसेस है आपके पास में सीधी सीधी ऐसी बातें होगी। तो ये आपके पास में सीधा सीधा यहाँ पे ये कार्य हो गया ट्रिपल इंटीग्रल। अब इस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है, डिरिचलेट इंटीग्रल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बेस्ट डिरिचलेट इंटीग्रल्स जो ट्रिपल इंटीग्रेशन x की पावर l माइनस वन माइनस वन जेड की पावर n माइनस वन dx dy dz, याद रखिए विद्वानों, गामा l, गामा m, गामा n, गामा l प्लस m प्लस n प्लस वन, ये देखिए इस प्रकार से ये बात यहाँ पे पूछी जाती है। तो अपने पास डिरिचलेट इंटीग्रल्स ये आपके पास है, इसकी कंडीशंस होती है कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0, x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन 1। इस प्रकार से ये इंटीग्रल्स काफी पावरफुल है। इसी के बेस्ट क्वेश्चंस भी आपको 90 क्वेश्चंस या 60 क्वेश्चंस का मॉक टेक्स्ट और प्लस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने इस पे हमने डाले रखे हैं, तो ये आपको यहाँ पे सोल्व करना है। अब एक होता है रेक्टिफिकेशन। तो देखिए दोनों 1 2 3 ये तीनों टॉपिक्स आप इस यूनिट में अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। यहां तक आपको 10 से 12 क्वेश्चंस आसानी से मिलने के चांस रहते हैं। 10 से 12 क्वेश्चंस यहां तक आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं अपन रेक्टिफिकेशंस क्या होता है। देखिए दोनों, रेक्टिफिकेशंस कुछ भी नहीं है वैसे तो, चाप कलर समझा देते क्या होता है। जो रेक्टिफिकेशंस है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। चाप कलन, चाप कलन क्या होता है, जैसे एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड कैसा होता है कि x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 a की पावर, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं, इसका डायग्राम ऐसा होगा, ये आपका x एक्सिस, ये वाले चाप कलन का मतलब ये होता है कि ये चाप बन गया, ये चाप, इनकी लंबाई ज्ञात करना। तो वो टोटल लंबाई इसकी 6 से आती है, वो कैसे आती है वो यहाँ पे फंडा सिखाया जाता है। तो इसकी लंबाई यहां से यहां तक का अपन क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं इस वक्र का। तो वो कैसे करते हैं, वो चाप कलन के फॉर्मूले के हिसाब से यहां पे निकालते हैं। ऐसे कार्डियोइड आ गया, उसके चाप कलन की लंबाई पूछ सकती है 8 आती है। तो ये कुछ आप डायरेक्ट याद रख के भी अपना काम चला सकते हो, और निकालने का तरीका आपको पूरा जो डिटेल वीडियो है उसमें मिल जाएगा। तो रेक्टिफिकेशंस के क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछता है, चाप की लंबाई पूछ सकता है, वक्र की, चक्रज की, किसी भी पॉइंट पे पूछ सकता है, कहीं पे भी पूछ सकता है,
कहां से कहां तक भी पूछ सकता है, ये सभी क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। सरफेस रिवोल्यूशंस की बात करते हैं इस यूनिट में। सरफेस का मतलब जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास कार्डियोइड है, ये कार्डियोइड का ही डायग्राम है। इस कार्डियोइड को मैं क्या कर रहा हूं, रिवोल्व कर रहा हूं अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट में इसको क्या कर देता हूं, घुमा देता हूं इसे ऐसे, तो आप देखोगे कि एप्पल जैसी शेप बन जाएगी 3D में। इसको घुमाएंगे ऐसे तो एप्पल जैसी जैसे चूड़ियां होती है, एक चूड़ी को बीच में आपने रबड़ लगा के उसके अंदर एक पेंसिल लगा के उसको अबाउट एक्स एक्सिस को रिवोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। तो ऐसे इजी क्वेश्चन यहां पे बन सकता है कि देखिए ये आपका क्या है, वृत्त। इस वृत्त को मैंने क्या किया, रिवोल्व किया, रिवोल्यूशन किया, रिवोल्व अबाउट क्या किया, एक्स एक्सिस। तो आपसे क्या पूछ सकता है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। एक बात तो पूछ सकता है सरफेस एरिया, और एक आपसे क्या पूछ सकता है, इट्स वॉल्यूम। तो आप देखिए ये तो इजी क्वेश्चन से दिमाग लगा लेना कि ये क्या है, सर्किल है। सर्किल को रिवॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, स्पेयर बनेगा। तो स्पेयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो वक्र में ए दे रखा है तो ये क्या बन जाएगा, 4 पाई ए स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। ऐसे लॉजिक वाले क्वेश्चनों को आप आसानी से रिवोल्यूशन में कर सकते हो। फिर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आ गया, अब उसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस प्रकार से आपके पास में ऐसे इलिप्स को घुमाते हैं, रिवोल्व करते हैं, इलिप्स को रिवोल्व करेंगे तो इलिप्सॉइड बनेगा, तो इलिप्सॉइड को बनेगा। तो उस प्रकार से ये रिवोल्व करने के फंडे से आपके पास रिवोल्व में दो बातें पूछ लेता है। वक्र को रिवोल्व करता है तो इसका पृष्ठ क्या है, उसका एरिया, और इसके अंदर कितना सामान डाला जा सकता है, दैट इज वॉल्यूम। तो ये सब चीजें आपको, इसके क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं तो आप जो इजी क्वेश्चन टाइप्स है उनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड फाइनल यूनिट है वो यूनिट 4 के बारे में अपन डीपली आपको बताते हैं। देखिए विद्वानों, ये जो टॉपिक है यूनिट, मैं इसके आपको लगभग जो 20 से 20 क्वेश्चंस जो भी आपको मिलेंगे या 25 क्वेश्चंस दूंगा जो भी। चलो तो देखते हैं क्वेश्चंस, नहीं ये चलने दो। क्वेश्चंस में देखिए अपने पास एलपीपी की बात करते हैं कि क्या बात अपने पास यहाँ पे करते हैं। तो देखिए अपने पास क्या होता पर देना यूनिट 4। तो देखिए अपने पास कि यूनिट 4 में जो आपके पास है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहता हूँ कि क्या होता है इसके अंदर। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही थ्योरेटिकल यूनिट्स है, इसके आपको लगभग मैं 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दूंगा। तो 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दूंगा तो मेरी गारंटी है कि इसमें अगर जो 15 क्वेश्चंस आपको आएंगे वो मेरे पूरे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। शायद एक या दो क्वेश्चंस आपको ना मिले, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट आप लोग तैयार कीजिए। और ये थ्योरेटिकल टाइप्स की यूनिट्स भी है, तो जो आप क्वेश्चंस है, जो मेरे दिए हुए क्वेश्चंस है उसमें से आपको इतने क्वेश्चंस आसानी से मिल सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चंस मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सिंप्लेक्स के क्वेश्चंस होते हैं वो क्या डालता है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले बात, एलपीपी में आपको पढ़ना है बीएफएस क्या, बीएस क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन। बीएफएस क्या होता है पढ़ना है। बीएफएस में फिर क्या पढ़ना आपको, डीजनरेट क्या होता है और नॉन डीजनरेट क्या होता है, इनकी सबकी डेफिनेशन 1 2 3 4 और 5 है ऑप्टिमम सॉल्यूशन। 5 डेफिनेशन, 5 डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस क्या बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात 100% एग्जाम में आएगा। x1 plus x2 minus x3 is equal to 1, x1 minus x2 plus x3 is equal to 2। ये एक सिस्टम दे दिया। आपको ये पूछ सकता है कि इसके बीएस कितने होंगे, नंबर ऑफ बीएस कितने होंगे, नंबर ऑफ बीएफएस कितने होंगे, नंबर ऑफ नॉन डीजनरेट और डीजनरेट सॉल्यूशंस कितने होंगे। और कई बार ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा सॉल्यूशन डीजनरेट है, कौन सा नॉन डीजनरेट है। तो ये सभी बातें आपको यहां से पूछ सकता है। तो नंबर ऑफ बीएस तो अपन निकालते हैं एनसीएम सूत्र से। तो जैसे इसमें 3 चर है तो 3, कितनी समीकरण है, 2 समीकरण है तो 2 लगा दिया तो रिजल्ट आ गया 3। तो 3 बीएस हो सकते हैं।
हो सकते हैं। कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे उसकी प्रोसेस आपको पूरे डिटेल वीडियो में आपको समझा रखी है कि कौन से इसके बनेंगे कौन से नहीं बनेंगे। तो ये आपके पास बीएस नंबर ऑफ बीएस आप ऐसा आपको पूछ सकता है और आपके पास ऑप्टिमम सॉल्यूशंस पूछ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस है उसके ऊपर 4-5 प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने बनते हैं सभी प्रकार के। अब संख्या चेंज कर देगा तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका सीखिए। अब ये तो कोई जरूरी है नहीं कि भाई अपन ने जो डाला है वही एग्जामिनर डाल देगा, लेकिन पैटर्न है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स सेट विद्वानों। कॉन्वेक्स सेट क्या होता है? कॉन्वेक्स सेट का मतलब ये होता है कि कोई भी सेट है, जैसे ये सर्किल है, इसके कोई भी 2 पॉइंट्स लेते हैं उनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट कहीं पे भी ले लो, वो संपूर्ण लाइन सेगमेंट इस वृत्त में ही आती है, तो इस सेट को क्या कहा जाता है? कॉन्वेक्स सेट कहा जाता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो लाइन सेगमेंट का फॉर्मूला तो ये होता है लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2, ये x बराबर और लैम्डा का मान लैम्डा इज 0। तो ये 2 पॉइंट्स, एक x1 और एक x2, तो x2 x आपका कहीं पे भी चल सकता है। तो लाइन सेगमेंट को जोड़ने वाला पॉइंट्स पूरा का पूरा इसमें होता है। तो अपने पास इस पे क्वेश्चंस किस टाइप्स के बनते हैं उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एक तो ये लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन पूछ सकता है। दूसरी बात, आपसे कॉन्वेक्स सेट की आकृतियां दे सकता है, ऐसे जैसे टेडी मेडी आकृतियां कि कौन सा कॉन्वेक्स सेट है कौन सा नहीं है, ऐसे आपको डाली हुई है। तीसरी जो टाइप्स है उसके अंदर जैसे ये पूछ लिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये सर्किल दे दिया x कोमा y, और आपसे पूछ लिया इज कॉन्वेक्स और नॉट, ये आपका जो कॉन्वेक्स है या नहीं है। तो इसका डायग्राम बनाना पड़ता है आपको। क्या बनाना पड़ता है? इसका डायग्राम। तो डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम इस प्रकार से बन गया। अब y स्क्वायर इज लेस देन इज इक्वल टू 4x है, तो इसके पॉइंट्स किधर जाते हैं? तो इसके पॉइंट्स शायद इधर आ जाएंगे पूरे। तो इनमें कोई भी 2 पॉइंट्स को लेते हैं मिलाने वाला जो सेगमेंट है वो पूरा का पूरा इसमें आ सकता है, जैसे 2,0। तो अपने पास इस प्रकार से ये कॉन्वेक्स है। तो इस प्रकार से कॉन्वेक्स के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे सेट आपसे दे दिया, a बराबर एक सेट दे दिया x कोमा y सच दैट x या y is greater than is equal to 1 and y is less than is equal to 3 is convex or not। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। y बराबर 1 लाइन ये आ गई, y बराबर 3 लाइन ये आ गई। तो y बराबर 1 से तो बड़े पॉइंट्स इधर चले जाएंगे और y से छोटे तो इधर आ जाएंगे। तो इन दोनों का कॉमन रीजन है वो ये हो गया। तो यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट कहीं पे भी कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए, वो कंप्लीटली इसमें होगी। तो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस को आप डायग्राम बना के इसकी कॉन्वेक्सिटी के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस। एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसके 4-5 थ्योरम्स हैं। कि थ्योरम्स क्या है? एवरी हाइपरप्लेन इज कॉन्वेक्स सेट, दिस solution of set the solution of set of feasible solution of LPP is a convex set, intersection of two convex set is convex and linear combination of a convex set is convex set। ये इसके जो थ्योरम्स है उनको आप अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। 4-5 थ्योरम्स है और इस प्रकार से यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके बनते हैं कॉन्वेक्स सेट में। अब बात करते हैं सिंपलेक्स मेथड्स की। विद्वानों, ये दोनों वीडियो आपको निश्चित रूप से देखनी है। जो विद्यार्थी जैसे सोचता है लास्ट में 1 महीने में पढ़ के पास हो जाएंगे, तो ये दोनों वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। साथ में जो अब तक नहीं पढ़ा है कि 10 दिन में क्या कर लेगा, तो वो 10 दिन में सब कुछ करके दिखा सकता है इन 2 वीडियो के माध्यम से, और प्लस में 90 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। तो 90 क्वेश्चंस जो आपके पास दिए जा रहे हैं, कम से कम आप इस यूनिट 4 के जो क्वेश्चंस डले हुए हैं उनके तो रट्टे मार लेना आप, जैसे निश्चित रूप से कहीं पे भी बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मैंने कह दिया 10-12 क्वेश्चंस आपको यहाँ से 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। वैसे तो सभी मिलने वाले हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो ये 90 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं 60 प्लस 30 में कन्वर्ट करके दे सकता है। तो जो भी है किसी भी प्रकार से आपको मिल जाएंगे। तो सिंप्लेक्स मेथड्स की बात करते हैं। क्या होता है कि भाई विद्वानों एलपीपी होती है।
एलपीपी को सोल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड्स आप 12वीं क्लास में पढ़ते हो, तो उसमें क्या होता था, मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू, जैसे x प्लस x2 ऐसा लिख देता हूं। इस प्रकार से तो आप इसको ग्राफिकल से सोल्व कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तो यहां पे अगर दो वेरिएबल में आ जाते हैं और आपसे सिंप्लेक्स की बात करता है, तो जो सॉल्यूशन ग्राफिकल देता है वही सिंप्लेक्स देता है, लेकिन वेरिएबल्स की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप इनका ग्राफ आसानी से बना नहीं सकते, 3D में नहीं बना सकते। अब ये 4D में हो गया, तो आप आसानी से शो नहीं कर सकते। तो इनसे बचने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए जिस मेथड्स का डेवलपमेंट हुआ उसको कहते हैं सिंप्लेक्स मेथड। अब सिंप्लेक्स मेथड को तो सोल्व करके क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, तो आप लोगों ने सीखा होगा कि काफी समय लगता है। तो लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेशल केसेज के बारे में ध्यान रखना कि जैसे एक तो बिगम मेथड। बिगम मेथड में क्या काम आता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल काम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल वेरिएबल से तीन कंडीशंस ऑप्टिमलिटी पढ़ने में काम आती है कि जेड जे माइनस सी जे इज ग्रेटर देन जीरो, बट आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट इन डेर, प्रेजेंट इन बेसिस, ऐसे कैसे लिखा रखे आपको पूरे डिटेल वीडियो में। तो अपन कहते हैं कि प्रॉब्लम है नो सॉल्यूशन, जबकि ये ऑप्टिमलिटी की कंडीशंस होती है कि ये आ जाता है तो क्वेश्चन का आंसर हो गया, बट यहाँ पे इसका आंसर क्या पड़ा जाएगा, नो सॉल्यूशन। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल्स है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो है, प्रेजेंट इन बेसिस, दूसरी बात ये सब बातें तो चलेगी चलेगी, प्रेजेंट इन बेसिस एट जीरो लेवल। अगर ये प्रेजेंट इन बेसिस हो जाता है तो जीरो लेवल्स की बात हो जाती है, जीरो लेवल में आ जाता है, जैसे आपको पता है ये टेबल ऐसे बनाते थे, सी जे बी, सी बी एक्स बी, सी बी एक्स बी। तो जैसे ये x3 है, x4 और ये a, और नीचे आप जेड जे माइनस सी जे लिखते हैं। तो मैंने कह दिया कि भाई साहब ये चीजें हैं। तो देखिए विद्वानों, इसकी कॉस्ट यहाँ पे 4 आ गई, इसकी 3 आ गई, इसकी 2 आ गई, तो ये बेसिस है। इस बेसिस में आर्टिफिशियल और ऑल जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, बट ये यहाँ पे 4 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। यहाँ पे 0 आ गया, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक कंस्ट्रेंट्स रिडंडेंट है, फालतू है। रिडंडेंसी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी हो जाती है दूसरा केस। फालतू होने का मतलब ये कंडीशन नहीं हो तो भी इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और कई बार क्या होता है कि ये इसमें प्रेजेंट ही नहीं हो, तो उसको कह देते हैं अपन कि आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस में प्रेजेंट ही नहीं हो। तो ये तो प्रेजेंट की दो केस है, नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट इन बेसिस, तो अपन कहते हैं सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। सॉल्यूशन क्या हो जाता है, ऑप्टिमम। एक बात, कई बार क्या होता है कि अपन मोस्ट नेगेटिव ढूंढते हैं यहाँ पे, तो मोस्ट नेगेटिव के करेस्पॉन्डिंग मिनिमम रेशियो क्या करते थे, ये सभी वाई आई जे क्या आ जाते हैं, नेगेटिव आ जाते हैं। तो इस केस में अपन मिनिमम रेशियो फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो उसे कहते हैं अपन अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ऐसे आपके पास सिंप्लेक्स क्वेश्चंस पूछ सकता है। फिर मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इस प्रकार से सिंप्लेक्स के छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस इस प्रकार से यहाँ पे बनते हैं। बिगम मेथड्स में क्या पूछ सकता है, सेलेक्ट वेरिएबल किनको कहते हैं, सरप्लस वेरिएबल किनको कहते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल किनको कहते हैं, ये सब बातें आपको यहाँ से पूछ सकता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन, जो लास्ट टॉपिक है अपना इसकी सिलेबस में, तो इसके क्वेश्चंस बड़े होते हैं, बट थ्योरी का पोर्शन तो आप इसके याद रखिए। तो ये अपने पास आगे चलते हैं, ड्यूलिटी। अब अपना टॉपिक बचा है ड्यूलिटी, लास्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस, ड्यूलिटी। ये ड्यूलिटी देखिए विद्वान, ड्यूलिटी क्या होती है। एलपीपी जो होती है, कोई भी एलपीपी मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू सी एक्स लिख दिया, सब्जेक्ट टू कंडीशंस ए एक्स बराबर बी लिख दिया, या लेस देन। देखिए इसको प्राइमल प्रॉब्लम बोलते हैं। कब बोलते हैं, इसके कुछ केस है।
कि ये मैक्सिमम है तो ये लेस देन होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये मैक्सिमम तो सभी लेस देन, अगर ये जेड मिनिमम में है तो ये ग्रेटर देन होनी चाहिए। कोई भी प्राइमल प्रॉब्लम होती है, ये प्राइमल प्रॉब्लम की स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है ये? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट दो फॉर्म्स है कि यदि ये मैक्सिमम में है तो ये लेस देन होनी चाहिए, ये मिनिमम है तो ये ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो इनकी क्या बनाई जाती है? ड्यूल प्रॉब्लम बनाई जाती है, ड्यूल प्रॉब्लम, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डीपी। अब ड्यूल प्रॉब्लम्स में क्या होता है ये ध्यान रखने वाले, यहां पे क्वेश्चंस बन जाते हैं थोड़ी। देखिए, मिनिमम जेड बराबर बी टी डब्ल्यू सब्जेक्ट टू कंडीशंस ए टी डब्ल्यू, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी टी एंड डब्ल्यू इज ग्रेटर देन 0। ये इसकी ड्यूल बन गई। तो देखो इससे कितना परिवर्तन हुआ, मैक्सिमम मिनिमम में बदल जाता है। पहला पार्ट थ्योरी का, साधन सदिश कोष्ट सदिश बन जाते हैं, कोष्ट सदिश साधन सदिश बन जाते हैं। समीक प्रतिबंधों की संख्या चरों की संख्या में बदल जाती है और चरों की संख्या प्रतिबंध बन जाते हैं। चरों की संख्या प्रतिबंध बन जाते हैं। जितने चर होते हैं उतने डीपी में प्रतिबंध बन जाते हैं, और जितने इसमें प्रतिबंध होते हैं उतने इसमें ड्यूल चर बन जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात कि प्रतिबंधों की संख्या होती है, जितने समीकरण इसमें दिए होते हैं उतने ही इसमें क्या बन जाते हैं? ड्यूल चर। पहला क्वेश्चन पूछ लेता है ये थ्योरी में कि ड्यूल चरों की संख्या किसके बराबर होती है? पीपी के प्रतिबंधों की संख्या के बराबर होती है। तो ये इसके अंदर थ्योरी का क्वेश्चन जो यहां पे ये बनता है। अब दो केस, जैसे ये हो गया, इसकी डीपी लिखते हैं तो ये मैक्सिमम जेड बराबर बी टी डब्ल्यू सब्जेक्ट टू कंडीशंस ए टी डब्ल्यू इज लेस देन इज इक्वल टू सी टी एंड डब्ल्यू इज ग्रेटर देन 0। तो दो ये स्टैंडर्ड केस है, और दो इसके अपर केस कह सकते हैं कोरोलरी। कई बार क्या होता है कि इसमें बराबर का चिन्ह आ जाता है, तो जितने समीकरणों में इसमें बराबर होते हैं उतने ही ड्यूल चर कैसे होते हैं? चिन्ह में अप्रतिबंधित होते हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। ध्यान से सुनना मेरी बात को, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखिए, दोबारा रिपीट करके देखिए। इसमें बराबर का चिन्ह आ जाता है तो ड्यूल चर क्या बन जाते हैं? अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। और यदि यहां अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन आ जाता है तो डीपी में यहां पे क्या लग जाता है? बराबर का चिन्ह लग जाता है। उल्टा होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। क्यों जरूरत पड़ी वो सब चीजें आपको डिटेल वीडियो में मिल जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये, इसके चार केस, दो तो मैंने यहां लिखी, दो इसके अपर रूप मैंने आपको बताया कि कई बार इसमें बराबर आ सकते हैं, डिटेल वीडियो में पूरा दे रखा है। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अब बात करते हैं इसकी कुछ जो थ्योरम्स है। एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या आती है? ड्यूल ऑफ ड्यूल, ड्यूल ऑफ ड्यूल ऑफ एन प्राइमल प्रॉब्लम इज प्राइमल होती है कि कोई भी प्राइमल है उसका ड्यूल पढ़ा, फिर इसका ड्यूल निकालते हैं तो वापस क्या जाती है? प्राइमल आ जाती है। सबसे स्टैंडर्ड थ्योरम्स एक होती है फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ ड्यूलिटी, या जो नाम छोड़ो आप तो काम से बात रखो कि क्या होता है कि अगर पीपी हैज ऑप्टिमम सॉल्यूशन देन डीपी आल्सो हैज ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अगर पीपी का इष्टतम हल विद्यमान है तो डीपी का भी क्या होगा? इष्टतम हल विद्यमान होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात एक थ्योरम्स आती है, मैक्सिमम जेड बराबर कोई भी सी एक्स ई एक्स इज लेस देन बी, एक्स इज ग्रेटर देन 0, हैज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स सपोज इट, एंड इट्स डीपी, इट्स डीपी, डीपी क्या बन गई आपके पास? मिनिमम में बनेगी, जेड डी बनेगा, ये जेड पी कह सकते हैं, और ये बी टी डब्ल्यू सब्जेक्ट टू कंडीशंस ए टी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन सी टी एंड डब्ल्यू इज ग्रेटर देन 0, हैज ए सॉल्यूशन डब्ल्यू। देन क्या होगा?
कि ये जो जेड पी है वो लेस देन इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, लेस देन इज इक्वल टू, कि इसका सॉल्यूशन कई बार इसको ऐसा भी लिख सकता है कि जैसे ये सॉल्यूशन है सी एक्स, एक्स सॉल्यूशन था तो सी एक्स इज लेस देन, डब्ल्यू सॉल्यूशन था तो बी टी डब्ल्यू, तो सी एक्स इज लेस देन, या तो ये लिखा हुआ मिल सकता है ऑप्शन में या ये मिल सकता है। तो ये भी एक फंडामेंटल थ्योरम्स में आती है अपने पास। तो ये तीन थ्योरम्स का स्टेटमेंट आप याद रखिए। चौथी थ्योरम्स आप स्टेटमेंट याद रखिए कि इफ द ड्यूल ऑफ ए प्रॉब्लम इज अनबाउंड, इफ पीपी का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, अनबाउंडेड, देन इट्स ड्यूल हैज नो सॉल्यूशन और अनबाउंडेड। तो नो सॉल्यूशंस हो जाता है, अनबाउंडेड है तो हमेशा मोस्टली क्या रहता है, नो सॉल्यूशंस रहता है। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस किस यूनिट में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सभी आपको यहाँ पे बता दिया। अब देखिए डिटेल वीडियोस देखनी चाहिए, और आपको जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। जो ये 90 क्वेश्चन में आपको 60+30 या पीडीएफ में मिलेंगे, मॉक टेस्ट के माध्यम से मिलो या कैसे भी मिलो, 90 क्वेश्चंस अब आपको मिलने वाले हैं। बस उन 90 क्वेश्चंस में क्या खास बात रहेगी कि आप अगर उन क्वेश्चनों को रट्टा मार के चले जाओगे कि ये ऑप्शंस होते हैं, ये चीजें हैं, तो 30 क्वेश्चंस आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। कम की बताते हैं, ज्यादा बोल देते हैं तो हो सकता है कि फिर कहते हैं कि गुरु जी का भरोसा, गाली का डला बाद में कि कुछ आया ही नहीं तो क्या करें, तो इसलिए कम से कम संख्या बोलते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 50% क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाएंगे। अब क्या होता है कि मैथमेटिक्स है, जैसे सरल ब्याज निकालना है, 2000 का निकालना है, 2 वर्ष का निकालना है, 24% की दर से निकालना है। अब मैं 2000 की जगह 10,000 लिख दूं तो क्वेश्चन को सरल ब्याज थोड़ी चेंज होगा। तो पढ़ने का एक तरीका होता है कि आप कर्वेचर पढ़ते हो तो कर्वेचर निकालने के फॉर्मूले आने चाहिए आपको, और उन फॉर्मूलों को अप्लाई करना आना चाहिए। अब उसमें फंक्शंस कोई भी चेंज करके आ जाए तो वो तो कहीं जाएगा नहीं। और जो सिलेबस की बुक आपकी प्रीवियस जो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आते हैं, इन 4 यूनिट में जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको 90 क्वेश्चंस, जिसका रेशियो आपको 60+30 के रूप में पीडीएफ के माध्यम में मॉक टेस्ट के माध्यम में मिल जाएगा, और आपके पास ये सभी आपको पढ़ने चाहिए। तो ये आपके पास ही पढ़ना है। कई कहते हैं कि गुरु कमेंट करते हैं कि गुरु जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुनता सुनता बोर होगा। इंपॉर्टेंट है जने तो बात बोल रहे, नहीं तो खटन बोल जाए, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं ध्यान में, तो फालतू के कमेंट्स ना कीजिए, सिर्फ पढ़ने में ध्यान दीजिए, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिलेगा। फिर आप याद रखोगे हमें कि हाँ कि बहुत फायदा अपने को हुआ है, वो भी कितने रुपए में, 100 रुपए में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे, फिर उसके बाद में देखते हैं अगर जरूरत पड़ी तो बताएंगे आपको कि कौन कौन सी बात है। सारी चीजें अपने इसमें सिलेबस वाइज आपको यहाँ पे कवर किया, कौन कौन से टॉपिकों को आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें बेसिक थ्योरम्स में एलपीपी की में अंदर ये कॉन्वेक्स सेट पढ़िए, ड्यूलिटी पढ़िए, सिंप्लेक्स को आप चाहो तो छोड़ सकते हो, बट इसमें कुछ 2-4 रिजल्ट है वो पढ़ सकते हो, तो यहाँ से आपको अच्छे आउटपुट्स मिलेंगे। तो मोटे मोटे टॉपिक्स फिर से रिपीट कर देता हूं, कर्वेचर पढ़ो, पार्शियल पढ़ो, एसिम्पटोट पढ़ो, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ो, डब बीटा गामा पढ़ो, डबल इंटीग्रल पढ़ो, ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ो, बेसिक ऑफ एलपीपी, कॉन्वेक्स सेट, ड्यूलिटी, इनके मोटे मोटे क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। 2-4 टॉपिक आप छोड़ भी दोगे, वैसे भी 60 में से कितने करने हैं, 50। दूसरी बात, जो टॉपिक पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आप 100% अटेंड कर पाते हो, इसलिए मैंने आपको कहा है कि फॉर्मूले तो एटलीस्ट सभी के याद कीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।